आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर महोबा से है। उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले चल रहे एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्य के दौरान ग्राम पंचायत निर्वाचन नामावली की अंतिम सूची 2025 में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का मामला सामने आया है, जिसको लेकर महोबा जनपद के कपरई ब्लॉक के बूथ लेवल ऑफिसर और साथ ही BLO एकजुट होकर जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। मामला मतदाता सूची के परिवर्धन और विलोपन से जुड़ा है। BLO का आरोप है कि एसआईआर कार्य पूरा होने के बाद ब्लॉक स्तर पर सैकड़ों ग्रामीण मतदाताओं के नाम बिना उचित जानकारी और प्रक्रिया के मतदाता सूची में काट दिए गए हैं। इससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और वे सीधे BLO को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आपको बता दें कि महोबा शहर के अंबेडकर पार्क में कपरई ब्लॉक के अधिकांश BLO एकत्र हुए और अपनी पीड़ा समझा है और साझा किया है। और साथ ही BLO निर्भय सिंह सिंगर सहित अन्य ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव से पहले निर्धारित समय में निर्वाचन नामावली की अंतिम सूची 2025 के परिवर्धन विलोपन को कपरई ब्लॉक स्तर पर गंभीर अनियमितताएं की गई हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीणों के नाम मतदाता सूची से गायब हो गए हैं, जिसके चलते ग्रामीण मतदाता BLO पर नाम कटवाने का आरोप लगा रहे हैं। BLO ने बताया कि डुप्लीकेट मतदाता सूची में आधार संख्या उपलब्ध न होने की स्थिति में मतदाताओं के नाम विलोपन कर दिए गए हैं और साथ ही जिससे गाँव में BLO की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बहरहाल इस मामले को लेकर सभी BLO ने जिला निर्वाचन प्रशासन से मामले का संज्ञान लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश देने और उचित कार्रवाई करने की मांग की है। यह वजह ये है कि सर एक डुप्लीकेट सूची हम लोगों को उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें से हमसे केवल कहा गया था कि इसमें डुप्लीकेट सूची में आपको आधार के 4 अंक लेना है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ग्रामीण 4 अंक अगर आधार के नहीं दे पाया तो उसका नाम इस सूची से कट जाएगा। ना हमको भरोसे में लिया गया, ये चीज हमको भी नहीं बताई गई। जब हमने पूरी कार्य करके सभी सूचियां तहसील में सौंपी और डुप्लीकेट सूची हमने ADO पंचायत कार्यालय कवरई में सौंपी है, तो वहां से ये डुप्लीकेट सूची में जितने भी आधार प्राप्त नहीं थे वो सारे के सारे नाम काट दिए गए हैं। अब चूंकि ये चीज अगर हमें बताई जाती तो इसकी जिम्मेदारी हमारी होती, लेकिन और ग्रामीण को भी पता नहीं है कि उसने आधार नहीं दिया तो उसका नाम इस वजह से कट जाएगा। हर जगह बताया भी जा रहा था कि आधार नंबर जो संख्या देना है वो वैकल्पिक व्यवस्था है, आप दें अथवा ना दें। ये ग्रामीण स्तर पर भी पता था कुछ लोगों को और हम लोगों को तो जानकारी थी। अब हमारे पास समस्या ये आ गई है कि डुप्लीकेट सूची में 150 से 200 और कहीं कहीं पर तो 600 तक नाम काट दिए गए हैं, और जिनको केवल ये था कि 4 अंक लेने थे, अगर वो उसी समय बता दिए जाते तो ये नाम नहीं कटते। अब 4 दिन का समय है, 30 तारीख को हमको वापस से फॉर्म जमा करने हैं। इतनी तादाद में हम वापस से कैसे करें? और जो व्यक्ति था अभी SIR के गांव में आया भी था, वो वापस काम जा चुका है। अब 4 दिन में इस तरह की समस्या जो हमारे सामने आई है, जो एक भरोसा ग्रामीण वासियों ने हम पे किया था, अब उसके सामने स्थलीय स्तर पर हम लोग हैं कि मास्टर साहब ने कुछ गड़बड़ करी है और हमारे नाम कटवा दिए, क्योंकि ग्रामीण स्तर में प्रधानी का चुनाव है। आरोप लगाए जा सकते हैं, आपने उनका पक्ष लिया, इनका पक्ष लिया, तो इसका सामना केवल हमको डर लग रहा है, ये भय भी सता रहा है।
ये जो डुप्लीकेट सूची से नाम हटाने का कार्य है, ये एडीओ पंचायत कार्यालय कबरई से हुआ है। देवेश कुमार खरी, उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ और अभी बीएलओ जो कार्य कर रहा हूँ, तो उसमें प्राथमिक विद्यालय कैमाहा है, मतदान केंद्र संख्या 26, प्राथमिक विद्यालय कैमाहा। हमारी जो मुख्य समस्या है वो ये है कि जो हम लोगों को डुप्लीकेट मतदाता सूची दी गई थी, तो उसमें ये लिखना था कि ये मतदाता यहीं का है या नहीं, मतलब अपमार्जन में हाँ और नहीं लिखना था, ठीक। और इसके बाद अगर नहीं लिखा है तो आधार के 4 अंक लिखने थे, ठीक। और तो हमने नहीं लिखा, लेकिन आधार किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाए, तो इन लोगों ने ना तो ये बताया कि आधार जरूरी है और बिना बताए जितने भी डुप्लीकेट मतदाता सूची में नाम थे सारे काट दिए। क्योंकि हम वहाँ इतने सालों से नौकरी कर रहे हैं, तो हमें ये पता है कि हम 10 साल से यहीं आते हैं, तो ये मतदाता हमारा यहीं रहता है और एक ही नामा राशि और उनकी बल्दियत के 4-4, 6-6 जगह नाम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं विकास खंड में, लेकिन वो अलग गांव में रहते होंगे। तो इन लोगों ने सारे नाम काट दिए। अब समस्या ये है कि हमारी मतदाता सूची में 146 नाम कुल प्लस होने चाहिए थे, जिसमें जो हमें लिस्ट मिली थी उसमें और 125 नाम करीब कम हो गए हैं, यानी कि 250 नाम करीब हमें और बढ़ाने पड़े। किस तरीके का डर सता रहा है आपको? डर ये सता रहा कि सर हम लोग रोज गांव में जाते हैं, नौकरी करते हैं और वहाँ की प्रधानी वाला चुनाव है, उसमें एक 2 वोट में बहुत मारा पीटी होती है, तो हम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बताइए। समस्या ये है कि 4 दिन का टाइम है, 30 तारीख, तो 4 दिन के अंदर 400-500 फार्म, कहीं कहीं 700-800 फार्म कैसे भर पाएंगे एक अकेले भी है। इसकी लापरवाही अब वो तो यही कहते हैं कि जिन्होंने ये फीड करने का ठेका दिया था उन्हीं की गलती है, कोई नहीं ले रहा जिम्मेदारी। निर्भय सिंह सेंगर। राष्ट्रीय जजमेंट कानपुर नगर दिनांक 25 दिसंबर 2025 उत्तर प्रदेश शासन एवं खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार सांसद खेल महोत्सव स्पर्धा 2025 का आयोजन एथलेटिक्स, कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, फुटबॉल, भारोत्तोलन, जूडो, बैडमिंटन, शतरंज, खो खो एवं रस्साकसी खेल विधाओं से सब जूनियर, जूनियर एवं सीनियर बालिका वर्ग में दिनांक 23 से 25 दिसंबर 2025 तक किया गया। इसके अतिरिक्त जूनियर बालक वर्ग की क्रिकेट प्रतियोगिताएं दिनांक 23 से 24 दिसंबर 2025 को ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में आयोजित की गई। समारोह में मुख्य अतिथि सांसद रमेश अवस्थी सहित अन्य गणमान्य जनों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही आज दिनांक 25 दिसंबर 2025 को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन द्वारा मुख्य अतिथि को बुके देकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया एवं सम्मान भी किया गया तथा अपर जिलाधिकारी नगर राजेश कुमार द्वारा शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया गया। विकास तिवारी द्वारा क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल को बुके भेंट किया गया और साथ ही उप क्रीड़ा अधिकारी अमित पाल द्वारा जिला अध्यक्ष उत्तर अनिल दीक्षित एवं जिला अध्यक्ष दक्षिण शिवराम सिंह को बुके भेंट कर सम्मानित किया गया है। एमएलसी अरुण पाठक का स्वागत रमेश कुमार यादव द्वारा बुके भेंट कर किया गया और साथ ही विधायक सुरेंद्र मैथानी का स्वागत स्टेनल ब्राउन द्वारा किया गया है। आपको बता दें क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी कानपुर मंडल भानु प्रसाद द्वारा मुख्य विकास अधिकारी का स्वागत किया गया। उप क्रीड़ा अधिकारी अमित पाल द्वारा उप जिलाधिकारी नगर का स्वागत किया गया। युवा कल्याण विभाग की ब्लॉक अधिकारी निधि पांडे द्वारा क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी का स्वागत किया गया तथा अल्पना शर्मा द्वारा जिला युवा कल्याण अधिकारी आरती जायसवाल का स्वागत एवं सम्मान किया गया है। और साथ ही इस अवसर पर अभिनव दीक्षित, विकास तिवारी, अनुराग मिश्रा, दिवाकर मिश्र, मंडल के पदाधिकारी, जिला विधायक निरीक्षक, अपर जिला विधायक निरीक्षक, बेसिक शिक्षा विभाग अधिकारी और साथ ही जिला युवा कल्याण अधिकारी, जिला खेल संघों के सचिव, प्रशिक्षकगण एवं वरिष्ठ खिलाड़ी भी वहां पर उपस्थित रहे हैं। इससे पहले विधानसभा स्तर पर सांसद और हमारे विधायकगण खेल स्पर्धा के माध्यम से तमाम बच्चों ने मैच खेले।
कानपुर लोकसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो हमारे गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में, हमारे तिब्बई नगर विधानसभा क्षेत्र में, सीसामऊ में, आर नगर में और कैंट में तमाम बच्चों ने इस खेल प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। आज और वार्ड स्तर से बच्चे आए, उन्होंने विधानसभा स्तर पे खेल खेले, उसमें वो चयनित हुए। वो सभी बच्चे आज सांसद खेल प्रतियोगिता में उन्होंने समापन अवसर पर भाग लिया है। आज इस खेल का समापन है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण हम लोगों ने सुना। एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व उनका स्पष्ट था कि आप खेलों के माध्यम से जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग जब खेल खेलेगा मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, और जब हमारा युवा मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तो देश सशक्त है। तो आज सभी हमारे माननीय विधायकों ने, हमारे गोविंद नगर से विधायक सुरेंद्र मथानी जी, माननीय महेश त्रिवेदी जी, तिब्बई नगर से हमारे अनिल पाठक जी, MLC हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल जी, और हमारे दोनों जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह जी, अनिल दीक्षित जी, सुरेश अवस्थी जी, तमाम हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, और हमारे नीलिमा जी, हमारी विधायिका जी, हमारे कमल भदौरिया जी, सभी लोगों ने आज इस सांसद खेल महोत्सव के समापन अवसर पर भाग लिया। और खेलों के लिए हमारे जो बच्चे प्रतिभागी जो चयनित हुए उनको सबको सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा थाना नौगावा सादात पुलिस टीम ने पीड़ित द्वारा गलती से अज्ञात व्यक्ति के खाते में डाले गए 10,000 रुपए थाना नौगावा सादात साइबर सेल पुलिस टीम द्वारा कराए गए वापस। बताते चले अवगत कराना है कि थाना नौगावा सादात क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव कैबल बकरी निवासी प्रमोद कुमार पुत्र राम सिंह ने थाना नौगावा सादात द्वारा एक साइबर शिकायत ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराई थी, जिसमें आवेदक के खाते में 10,000 रुपए कट गए थे और साथ ही साइबर पोर्टल NCRP की सहायता से उक्त धनराशि को होल्ड लीन कर रवाना किया। और साथ ही नौगावा सादात की साइबर सेल टीम द्वारा दिनांक 25 दिसंबर 2025 को आवेदक को पैसे वापस कराए गए हैं। और साथ ही थाना नौगावा सादात पुलिस द्वारा आम जनमानस से अपील की जाती है कि अपने खाते से संबंधित या अन्य OTP पासवर्ड आदि व्यक्तिगत गोपनीय जानकारी किसी के साथ भी साझा ना करें। 20 तारीख को मेरे अकाउंट से 10,000 रुपये कट चुके थे, जो कि मैंने साइबर क्राइम पर टोल फ्री नंबर पर एप्लीकेशन दी। थाना नौगावा द्वारा मेरी वो सुनवाई की गई और उनकी मदद से मेरे भी पैसे मिल चुके हैं। अतः मैं थाना पुलिस का बहुत आभारी हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। मैं प्रमोद कुमार ग्राम कैलबकरी का निवासी हूं। मेरे द्वारा 20 तारीख को सीतापुर में संवैधानिक मूल्यों की समझ को लेकर यूपी यूथ प्रोजेक्ट के तहत जोशी युवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मन्नत लॉन में आयोजित इस कार्यक्रम में इंस्पायरिंग यूथ फाउंडेशन से जुड़े लगभग 300 से अधिक युवाओं ने प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में प्रतिभागी युवाओं ने संवैधानिक मूल्यों को लेकर अपनी अपनी बात और सोच सभी के समक्ष रखी है और समझ पर सामूहिक रूप से चर्चा भी की गई है। इसके अलावा प्रतिभागियों ने शायरी और सिंगिंग, ब्लॉगिंग, मेहंदी, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, नाटक व फोटो गैलरी के साथ ही अलग अलग तरह की गतिविधियों में, जिसमें विजेता उपविजेता के साथ ही सभी को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। इस अवसर पर लखनऊ से यस फाउंडेशन के जीशान सिद्दीकी, मिश्रक से शाश्वत सहभागी, संस्थान के शुभम शुक्ला, काजी कमालपुर से आरिफा फाउंडेशन के साथ ही आपको बता दें मुख्तार अंसारी व जिले के मशहूर युवा शायर सलमान सीतापुर मौजूद रहे।
खबर एटा से है, जहां थाने की जीप में बैठकर युवक ने रील बनाकर की सोशल मीडिया पर वायरल। क्षेत्र में रौब बनाने के लिए सकीट पुलिस की जीप में बैठकर युवक ने सोशल मीडिया पर रील अपलोड की है। सरकारी जीप में रील बनाता रहा युवक आसपास नहीं देख रहा कोई पुलिसकर्मी और शिव प्रकाश राजपूत नामक युवक द्वारा सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर की गई है रील अपलोड हो रही जमकर वायरल। एक और भारतीयों में पश्चिमी क्रिसमस डे मनाने की होड़ मची हुई है। वहीं हरिगढ़ की एक संस्थान ऐसी भी है जो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में निरंतर कार्यरत है और भारतीयों को सनातन धर्म और संस्कृति को अपनाने के लिए प्रेरित करने का उत्कृष्ट कार्य कर रही है। इसी कड़ी में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी न्यू ईयर के पुरम निकट ADA पुलिस चौकी आगरा रोड अलीगढ़ स्थित श्री सिद्धपीठ माता चिंतपूर्णी देवी व मनकामेश्वर मंदिर चित्रगुप्त मंदिर पर समाज सेवी संस्थान सनातन प्रतिभा फाउंडेशन मेरी संस्कृति मेरी पहचान की ओर से तुलसी पूजन दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदिर समिति की ओर से अध्यक्ष श्रीमती राजरानी सक्सेना ने तुलसी पौधारोपण करके कार्यक्रम का विधिवत आरंभ किया और मंदिर समिति के महामंत्री श्री प्रमोद कुमार सक्सेना ने सनातन प्रतिभा फाउंडेशन के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और कार्यक्रम में अपना पूर्ण सहयोग दिया है। और इस मौके पर संस्थान के अध्यक्ष अभिषेक सक्सेना, सनातनी उपाध्यक्ष साक्षी सक्सेना, सचिव अंशु सिंघल, उप सचिव अंकित वार्षिण्य, आयुष कृष्ण, राजरानी सक्सेना, राजकुमार सक्सेना, शशि सक्सेना, प्रमोद कुमार सक्सेना, प्रियंका सक्सेना और भिवानी शर्मा, नितिन श्रीवास्तव, मीनाक्षी श्रीवास्तव, शोभित सक्सेना और साथ ही अनिल वार्षिण्य, देवेंद्र सिंह, कमलेश सिंह, पीहू वानी आदि हरिभक्ति उपस्थित रहे। राधे राधे। मेरा नाम है अभिषेक सक्सेना सनातनी और आज हमारी संस्था सनातन प्रतिभा फाउंडेशन के द्वारा श्री सिद्धपीठ माता चिंतपूर्णी देवी व मनकामेश्वर महादेव चित्रगुप्त मंदिर न्यू आरकेपुरम अलीगढ़ में तुलसी पूजन दिवस का आयोजन किया गया। आज तुलसी पूजन दिवस के अवसर पर हमने सभी बच्चों को और जितने भी युवक युवतियां महिलाएं यहाँ पर आईं उन सभी को ये बताया कि 25 दिसंबर केवल क्रिसमस डे ही नहीं होता है, इसके अलावा तुलसी पूजन दिवस आज के दिन मनाना चाहिए। और तुलसी पूजन दिवस के अवसर पर हमने यहाँ पर तुलसी पौधारोपण किया, महाआरती का आयोजन किया, साथ ही हरिनाम संकीर्तन का। एटा में ट्यूबवेल की लाइन डालते समय करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत, लाइनमैन से 3 लोग झुलसे हैं। सोनू यादव नाम के व्यक्ति की ट्यूबवेल पर खींच रही थी विद्युत लाइन और अचानक करंट आ जाने से भीकम पाल की हुई दर्दनाक मौत। प्राइवेट लाइनमैन अनुज और कन्हई और भूरी सिंह करंट लगने से हुए घायल। घायल की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को भेजा पोस्टमार्टम हाउस, घायलों को CHC में कराया भर्ती। घटना के बाद गाँव में मचा कोहराम, लोगों ने तत्काल विद्युत विभाग को सूचना देकर लाइट कराई गई बंद। खबर बदायूं से है, जहां बदायूं पुलिस और 50,000 के चौथे इनामिया अपराधी के साथ पुलिस की हुई मुठभेड़ के दौरान जवाबी कार्रवाई में लूट के अपराधी के पैर में लगी है गोली। लूट के अपराधी का पुलिस आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने में लगी हुई है पुलिस। गोली लगने से घायल हुए अपराधी को इलाज को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती और घायल अपराधी सोहेल उर्फ डेविड उर्फ पप्पू पुत्र मोहम्मद मियां निवासी इस्लामगंज थाना अलापुर का निवासी है। रेगलिया गार्डन में एक महिला के घर हुई थी लूट में पिस्टल भी लूटी गई थी। एक दिन पहले पुलिस
इस मुठभेड़ में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। ये चौथा आरोपी फरार चल रहा था, जिसे आज मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदायूं के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के कुचरौला के पास की है पूरी घटना। खबर सोनभद्र से है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई बाइक, 3 युवकों की दर्दनाक मौत, एक गंभीर रेफर। आपको बता दें, जिले में गुरुवार को एक भयावह सड़क हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये घटना रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के मरकरी पुलिया के पास घटित हुई है। पुलिस के अनुसार शाम करीब 6 बजे यूपी 63B के 0561 नंबर की पल्सर बाइक पर सवार 4 युवक नई बाजार से रॉबर्ट्सगंज की ओर जा रहे थे और साथ ही अक्षोर पेट्रोल पंप के पास उनकी तेज रफ्तार बाइक एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे जा टकराई। हादसे के बाद मचे कोहराम के बीच स्थानीय लोगों ने तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को एम्बुलेंस मेडिकल कॉलेज कराया भिजवाया और साथ ही मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों ने सघन जांच के बाद 3 युवकों को मृत घोषित कर दिया और मृतकों की पहचान मिर्जापुर जिले के राजगढ़ निवासी 20 वर्षीय मनीष शर्मा, 20 वर्षीय रवि शर्मा और 21 वर्षीय शुभम शर्मा के रूप में हुई है। ये सभी आसपास में आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। 19 वर्षीय घायल युवक अविनाश शर्मा को प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत को गंभीर देखते हुए ट्रॉमा सेंटर उसे रेफर कर दिया गया है। क्या प्रकरण है सर? आज कोतवाली रॉबर्ट्सगंज में पन्नूगंज रोड पे मरकरी पुलिया के पास पन्नूगंज की तरफ से आ रही ट्रैक्टर ट्राली और पन्नूगंज की तरफ से आ रहे बाइक सवार पीछे से ट्रैक्टर ट्राली में घुस गए, जहां पे सभी को गंभीर चोटें आईं। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी को मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां पे डॉक्टर टीम द्वारा 3 व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया तथा एक व्यक्ति जिसको अविनाश को गंभीर चोटें आई थी, इनको ट्रामा सेंटर BHU रवाना कर दिया गया है। मरने वालों में शुभम शर्मा, रवि शर्मा और मनीष शर्मा ये सभी आपस में रिश्तेदार हैं। मौके पे आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सामान्य है। शाहजहांपुर में क्रिसमस का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। जिले भर के गिरजाघरों में प्रार्थना सभाओं का आयोजन हुआ और प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश दिया गया। सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च ऑफ सेंट मैरी चर्च सहित विभिन्न गिरजाघरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही और विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई हैं, जहां बाइबल पाठ और प्रभु यीशु मसीह के अवतरण से जुड़ी इकाइयों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। क्रिसमस के अवसर पर केक कटिंग की गई है, बच्चों का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ और चर्च परिसर मोमबत्तियों की रोशनी से जगमगा उठा। श्रद्धालुओं ने धार्मिक गीतों के बीच एक दूसरे को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। चर्च आए श्रद्धालुओं ने बताया कि क्रिसमस हमें प्रेम, शांति और एकता का संदेश देता है। हम सभी ने मिलकर यह पर्व बहुत खुशी के साथ मनाया है। पूरे जनपद में क्रिसमस पर्व शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में मनाया गया है, जहां हर वर्ग के लोगों ने भाईचारे और सौहार्द का संदेश साझा किया है। सब परमेश्वर के आने का जश्न मनाते हैं कि वो हमारे लिए पैदा हुआ, उसने हमारे पापों के लिए अपने आप को सूली पे चढ़ाया और वो हमारे बीच में आया। आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि आज हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था बैतलहम में और हम लोग इसी को बहुत ही ज़्यादा खुश होकर मनाते हैं और आज के दिन चर्च भी लगता है और सब लोग बहुत खुश होते हैं। सब लोग मैरी क्रिसमस बोलते हैं, कुछ लोग हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं और ऐसे हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा दिन है और सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है। 500 फार्म कहीं 7-8 फार्म कैसे भर पाएंगे एक अकेले?
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना अपने गृह जनपद शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जनपद रत्न सम्मान समारोह में शिरकत की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजी और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राम मुरारी सहाय को शाहजहांपुर रत्न सम्मान से नवाजा गया। शाहजहांपुर के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में आयोजित जनपद रत्न सम्मान समारोह में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत में वित्त मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उपस्थित लोगों को बधाई दी। इस दौरान जम्मू कश्मीर से डीजी के पद पर सेवाएं दे चुके सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी राम मुरारी सहाय को शाहजहांपुर रत्न सम्मान प्रदान किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश उद्योग के लिए देश का सबसे सुरक्षित राज्य बन चुका है और उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रदेश में रंगदारी और अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। अगर कोई अपराध करता है तो सरकार बुलडोजर जैसी सख्त कार्रवाई से पीछे नहीं हटती है। और साथ ही सम्मान प्राप्त करने के बाद राम मुरारी सहाय ने आयोजकों और जनपद वासियों का आभार व्यक्त किया और शाहजहांपुर से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। जनपद रत्न सम्मान समारोह के माध्यम से जहां जिले की विभूतियों को सम्मानित किया गया, वहीं सरकार के विकास और कानून व्यवस्थाओं को लेकर सख्त नीति का संदेश भी मंच से दिया गया। जब से मोबाइल आया, आप चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते सिर्फ मोबाइल। और आज मुझे कहते हुए ये भी खुशी है कि उत्तर प्रदेश इस मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आज 1 नंबर पर सबसे ज़्यादा। हिंदुस्तान में जितने भी मोबाइल इस समय प्रयोग हो रहे हैं उसमें 55 से 60% का मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश में होती है। और ये सड़कें जिस प्रकार से कनेक्टिविटी हमारी बढ़ी है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है अगर हमारी कनेक्टिविटी बेहतर हो, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश को लोग सेफ और सिक्योर डेस्टिनेशन देखते हैं। योगी जी की सरकार ने कि हमारे लिए सबसे सेफ डेस्टिनेशन है, यहाँ कोई रंगदारी नहीं मांगेगा और मांगेगा तो उसके ऊपर बुलडोजर जरूर चलेगा। ये एक पब्लिक परसेप्शन बन गया और ये परसेप्शन कोई 1 घंटा से नहीं बना। लगातार आप देख रहे हो उस इतने तमाम चैलेंजेस के बाद भी उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के देश से, ऑर्गेनाइज क्राइम के देश से, बस प्रारंभ में ही योगी जी ने कहा था कि 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम एंड 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, तो उसमें उन्होंने अंजाम तक पहुंचाया भी। और लगातार यही प्रयास आज उत्तर प्रदेश में 16 एयरपोर्ट फंक्शनल है, 11 डोमेस्टिक, 5 इंटरनेशनल, लखनऊ, कुशीनगर, वाराणसी और अयोध्या, ये 4 फंक्शनल हैं और 5वां जनवरी में फंक्शनल होने जा रहा है जेवर एयरपोर्ट, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। अटल जी का एक सतरंगी व्यक्तित्व था, बहुआयामी व्यक्तित्व था। उन्होंने पत्रकारिता से अपनी जीवन यात्रा शुरू की थी और उसके बाद भारत रत्न उनको मिला। उनके अपने कृतित्व और व्यक्तित्व के कारण, और उन्होंने देश को एक बहुत सफल नेतृत्व दिया। आज हम उनका स्मरण कर रहे हैं। अगर आज वो जीवित होते तो 100 वर्ष होते उनके। आज लखनऊ में एक प्रेरणा स्थल का भी शुभारंभ हुआ है। हम लोग जन्मदिन किसी महापुरुष का इसीलिए मनाते हैं कि उसने अपने जीवन में जो अच्छे काम किए, जो शैली अडॉप्ट की, उसको हम आत्मसात कर सकें। आज श्री शिव मुरारी सहाय को जनपद रत्न से अलंकृत किया गया। हम उनको हृदय से बधाई देते हैं, उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं और वो शाहजहांपुर को किसी न किसी रूप में सहयोग करते रहे, जो हमारी अपेक्षा है। अपने घर में जो सम्मान मिलता है तो वो बाकी सब सम्मानों से हमें ज़्यादा सम्मानित महसूस करता हूँ। और शाहजहांपुर एक ऐसा जनपद है जो जिसका एक बहुत बड़ा इतिहास है और हमारा परिवार इस
इतिहास से काफ़ी हद तक जुड़ा भी रहा है। तो यहाँ पे सम्मानित होना जो है मेरे लिए विशेष तौर पे बहुत ही खुशी का मुकाम है। अभी हमारे कोशिश रहेगी कि हम अपने तहसील में पिलर में कुछ प्रगतिशील कार्य करें और उसको अब हम जनपद की में और विस्तारित रूप से भी करेंगे। कौशाम्बी के चायल तहसील क्षेत्र के पिपरी मखौपुर गांव में भारतीय किसान यूनियन टिकैत द्वारा किसान बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए हैं। बैठक के मुख्य अतिथि युवा प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह रहे और साथ ही जिनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि यदि किसानों को उनका हक नहीं मिला तो संगठन आंदोलन करेगा। बैठक में धान क्रय केंद्रों की कमी और साथ ही MSP न मिलना, 4 लेन भूमि अधिग्रहण का मुआवजा और साथ ही हाईवे क्रॉसिंग व चकबंदी विभाग में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे उठाए गए। और साथ ही जिलाध्यक्ष चंदू तिवारी के नेतृत्व में किसानों ने SDM चायल को सौंपा ज्ञापन। जब आप यहाँ पंचायत रखने का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, पंचायत रखने का मुख्य उद्देश्य यहाँ NH की रोड बन रही है, उसमें गांव वालों के लिए कोई कट नहीं दिया गया। उससे इन लोगों के जो डेली के काम है उसमें दिक्कतें आएंगी, जिसके लिए यहाँ विरोध प्रदर्शन कई दिनों से चल रहा था। आज इसे पंचायत के रूप में किया जा रहा है और अगर यहाँ कट NH नहीं देता है तो इस आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। दूसरा जो यहाँ का प्रमुख मांग है कि चकबंदी यहाँ हो रही है, उसमें चकबंदी का जो लेखपाल है उसने यहाँ कुछ ज़्यादा ही ड्यूटी ज़्यादा सियासत कर दी है। गांव वालों को आपस में लड़ा करके उनसे पैसे लेना, उनके खेतों का आवंटन जो ठीक से ना करना, उसमें तमाम लापरवाही और इस तरीके की चीज़ें सुनने में आई है, जिसको लेकर के काफ़ी दिनों से विरोध है। बट उसकी पहुंच या जड़ें मजबूत हैं अधिकारियों तक, इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसको लेकर के अभी उप जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है और अगर नहीं होता उसके खिलाफ कार्रवाई तो हम लोग और भी तरीके जानते हैं। ऐसे लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे जो किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का शोषण करे, उन्हें भ्रमित करे, उन्हें गुमराह करे, उन्हें परेशान करे। इसके साथ ही आवारा पशुओं का एक बड़ा मुद्दा है कि आवारा पशु किस तरीके से फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, उसके लिए भी उप जिला अधिकारी महोदय से बात हुई है। तमाम तरीके की इस तरीके के बिंदुओं पर बात हुई है। भूमाफिया जो है वो किसानों की ज़मीनों पर ज़बरदस्ती, उनके प्लाटों पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। यहाँ जो भूमि अधिग्रहण हुआ इस 4 लेन के लिए, NH बनाने के लिए, उसमें भी मुआवजे को लेकर के काफ़ी दिक्कतें हैं। लोगों तक मुआवजे अभी तक नहीं पहुँचे, रोड को चौड़ा कर दिया गया, उनके मकानों को तोड़ दिया गया। वो सब बातें उस ज्ञापन में थी और अगर 1 हफ्ते के अंदर इस पर कोई ठोस कार्रवाई अधिकारियों के द्वारा नहीं होता है तो ये फिर धरना बड़ा होगा और विशाल रूप लेगा और निश्चित तौर पे आज इस ब्लॉक से लेकर के आने वाले दिनों में जिला मुख्यालय तक पहुँचेगा। अपना शुभ नाम परिचय बता दीजिए। अनुज सिंह, युवा प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन। खबर हरदोई से है, जहां पर दिनांक 25 दिसंबर 2025 को वादी श्री श्रवण कुमार पुत्र इच्छाराम निवासी ग्राम कुइयारपुर थाना सांडी जनपद हरदोई द्वारा थाना सांडी पर तहरीर दी गई थी कि दिनांक 18 दिसंबर 2025 को उनकी पुत्र वधू का उपचार मायरा हॉस्पिटल सांडी में चल रहा था। वादी चाय लेने हेतु हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे, तभी मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात व्यक्तियों ने सांडी जाने का रास्ता पूछा। उक्त व्यक्तियों ने वादी को सांडी तिराहे पर छोड़ने के बहाने मोटरसाइकिल पर बैठा लिया और वहां उतार दिया और साथ ही बाद में वादी द्वारा जेब चेक करने पर 20,000 नगद व आधार कार्ड गायब पाया गया। इस संबंध में थाना सांडी पर मुकदमा अपराध संख्या 598/25 धारा 303 2 BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया है। और साथ ही पुलिस कार्रवाई की बात करें तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद हरदोई के निर्देशन में उक्त घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस टीम गठित की गई। दिनांक 26 दिसंबर 2025 को थाना सांडी पुलिस क्षेत्र में भ्रमणशील थी। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि टप्पेबाजी की घटना में संलिप्त अभियुक्त ग्राम अंटवा से कन्नौज की ओर आने वाले हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा ग्राम अंटवा के निकट गंगा एक्सप्रेसवे अंडरपास के पास सघन वाहन चेकिंग अभियान की गई। इस दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 संदिग्ध व्यक्तियों को रोकने प्रयास किया गया, जिन्होंने भागने का प्रयास किया। मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गई। अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में इस दौरान एक अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया है, जबकि दूसरा अभियुक्त अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया। उक्त घटना में हेड कांस्टेबल विजय प्रताप सिंह भी घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास भी है। और साथ ही मुकदमा अपराध संख्या 378/24 धारा 174 ए भादवी तथा ठठिया कन्नौज गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में
उप प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार यादव, थाना सांडी उप निरीक्षक ललित कुमार, महिला उप निरीक्षक रीमा सिंह, हेड कांस्टेबल विजय प्रताप सिंह, हेड कांस्टेबल अशोक पाल और साथी कांस्टेबल विनोद लोग शामिल रहे। सांडी में एक टप्पेबाजी की घटना हुई थी। प्रकरण में तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में आज दिनांक 25 दिसंबर 2025 को मुखबिर की सूचना पर की जा रही चेकिंग के दौरान उक्त घटना में संलिप्त एक अभियुक्त प्रदीप निवासी तिरुआ कन्नौज को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा घटना किया जाना स्वीकार किया जा रहा है। अभियुक्त के पास से घटना से प्राप्त 10,900 रुपये, एक अवैध तमंचा, अपवादी का आधार कार्ड तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है। घायल अभियुक्त को तत्काल इलाज में CSC भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त पर पूर्व से लूट, चोरी, शस्त्र अधिनियम तथा गैंगस्टर के अभियोग पंजीकृत है तथा वह जनपद कन्नौज से मशहूर अपराधी भी रहा है। प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर साइबर ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा। थाना कोतवाली पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खबर इटावा की है, जहां पर आपको बता दें कि उनके पास से 6 मोबाइल फोन, इंडियन बैंक की 1 पासबुक, 6 ATM कार्ड, 2 पैन कार्ड, 3 आधार कार्ड और 2 कारें और साथ ही 2,890 रुपए नकद बरामद किए। पुलिस के अनुसार आरोपी लोगों को ऑनलाइन गेमिंग और साथ ही फैंटेसी गेम को सरकारी और वैध बताकर फंसाते थे और साथ ही वे शुरुआत में तकनीकी तरीके से खिलाड़ियों को जीत दिलाते थे ताकि उनका भरोसा जीत सके। एक बार जब खिलाड़ी बड़ी रकम लगा देते थे तो उन्हें हरा कर पैसे हड़प लिए जाते थे। यह गिरोह लंबे समय से इसी तरीके से ठगी करता रहा है और साथ ही गुरुवार सुबह पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड वाला गिरोह रामलीला मैदान के पास मौजूद है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके से 3 आरोपियों को पकड़ लिया है। इटावा पुलिस द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्र के पक्का बाग से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 6 मोबाइल, 1 पासबुक और 6 ATM कार्ड, 2 पैन कार्ड, 3 आधार कार्ड, 1 स्विफ्ट कार और 1 सियाज के साथ कुछ रुपए बरामद किए गए हैं। पूछताछ करने पर पता चला कि ये एक तरह से ऑनलाइन गेमिंग खिलवाते हैं, जिसमें लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि ये एक ऑथराइज्ड गेम खेलने का प्लेटफॉर्म है, पैनल है, और जबकि यह एक अनऑथराइज्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म होता है जो ऑनलाइन रियल मनी ऑनलाइन फैंटेसी गेम को खिलवाता है, जो वर्ष 2025 में बने नए कानून दी प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग 2025 एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। इसको खिलवाते हुए ये लोगों को सबसे पहले क्रिकेट में भी ऑनलाइन बेटिंग के लिए प्रमोट करते हैं, साथ ही प्लेइंग कार्ड खेलने के लिए प्रमोट करते हैं। प्रारंभ में लोगों को जीतने का अवसर देते हैं, फिर बाद में उनको हराने के लिए जो तकनीकी परिवर्तन है उससे लगातार हराने का प्रयास करते हैं। इन लोगों के द्वारा खुद से जनरेटेड एक क्वाइन होता है जो कि बिल्कुल फेक क्वाइन होता है और उसके माध्यम से ही इस गेम को खेला जा सकता है। तो लोग उस क्वाइन को खरीदते हैं, खरीद करके गेम को खेलते हैं, फिर हारते हैं तो पूरा पैसा चला जाता है, जीतते हैं तो इनका कमीशन होता है, उस कमीशन का पैसा जाता है। इस प्रकार से लोगों को बहला फुसला करके बड़ी अमाउंट में ये साइबर ठग जैसा कार्य करते हैं। आज इन लोगों को गिरफ्तार कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और आगे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर आगे की अग्रेतर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। खबर इटावा से ही, जहां पुराना मकान ढहने से महिला की मौत, पति और बेटा गंभीर रूप से घायल। इटावा जिले के ताखा थाना क्षेत्र अंतर्गत सरसई नवार गांव में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ है। गांव में लगभग 40 वर्ष पुरानी 2 मंजिल मकान अचानक भरभरा कर गिर गई है, जिसमें मलबे में दबकर एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसके पति और बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। मकान की ऊपरी मंजिल पर अशोक कुमार उम्र करीब 55 वर्षीय, उनकी पत्नी ममता देवी उम्र करीब 52 वर्षीय और बेटा हिमांशु उम्र करीब 18 वर्षीय सो रहे थे। ग्रामीणों के अनुसार छत गिरी
हुई और फिर नीचे की मंजिल भी ढह गई, जिससे पूरा मकान मलबे में ढेर हो गया और तीनों मलबे में दब गए हैं। हादसे की सूचना मिलती ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद मलबा हटाकर तीनों को बाहर निकाला है। घायलों को तुरंत सरसई नवार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने ममता देवी को मृत घोषित कर दिया है। दादा क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? ये जो हादसा हुआ है कैसे हुआ और कितने टाइम हुआ है? ये हादसा एकदम 5:30 पे करीब जो है 5:15 में एकदम छत गिरी दोनों, और उसी में लेते अच्छे से। क्या नाम है इनका? अशोक और हमारा फादीलाल। तो इसमें घायल कितने लोग हुए? किसकी मृत्यु? हिमांशु। अच्छा, और मृत्यु किसकी हुई है? उनके बहू के अशोक की होगी, ममता देवी। तो ये लोग अभी कहाँ हैं फिलहाल में? ये सब चले गए इसमें कई किताब अच्छी निकलते हैं। प्रधान प्रतिनिधि सरसई नावर। आपकी ग्राम पंचायत में ये सरसई नावर में घटना ये हुई है, कैसे हुई है? ये छत टूटने से हुई है। इसमें कितने लोग घायल हुए और कौन कौन था? इसमें माँ, बेटा और पिता, 3 लोग थे। क्या नाम है इन लोगों का? पिता का नाम अशोक कुमार, माता का नाम पता नहीं, लड़के का नाम ममता देवी, हिमांशु लड़के का। कितने टाइम घटना हुई है? सुबह 5 बजे। तो यहाँ मौजूद लोगों ने कितने लोगों ने निकाला? इन लोगों को कैसे निकाला? वो तो भीड़ काफी आ गई, इकट्ठा हो गए लोग। अच्छा, किसी की मृत्यु भी हुई है इसमें? एक लोग ममता देवी की मृत्यु हुई। मौके पर ही मृत्यु हुई है? मौके पे। अच्छा, इसमें प्रशासन कौन कौन आया था? अभी तो थाना पुलिस SO आए थे। बिलग्राम में विहिप बजरंग दल की जन आक्रोश रैली हुई है। बांग्लादेश व प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। बिलग्राम कस्बे में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के बैनर तले जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। रैली का नेतृत्व नगर अध्यक्ष अनुज यादव एवं जिला मंत्री अजय कुशवाहा ने किया। कार्यक्रम के तहत दोपहर करीब 2 बजे कार्यकर्ता बिलग्राम नगर पालिका सभागार में एकत्रित हुए, जहाँ से बांग्लादेश तथा उनके प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला देकर रैली प्रारंभ की गई है। रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गुजरते हुए नारेबाजी के साथ आगे बढ़ी है। कार्यकर्ताओं के हाथों में झंडे व पुतले थे और उन्होंने बांग्लादेश में हो रही घटनाओं के विरोध में नारे लगाए हैं। रैली के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार राय, अतिरिक्त निरीक्षक हाकिम सिंह यादव सहित भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। जन आक्रोश रैली में विनीत वर्मा जिला संयोजक, हरिनाम कुशवाहा जिला कोषाध्यक्ष, विद्या रतन द्विवेदी विभाग मंत्री, विशाल राठौर और साथ ही जिला उपाध्यक्ष ABVP के पूर्व जिला संयोजक सार्थक मिश्रा और साथ ही शारदा बक्स सिंह और साथ ही प्रमेश तिवारी, चच्चू और शिवम तिवारी आदि लोग वहां पर मौजूद रहे। खबर जौनपुर से है, जहां जौनपुर पुलिस ने अदालतों और पुलिस को गुमराह कर अपराधियों को जमानत दिलाने वाले पेशेवर व फर्जी जमानतदारों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए अलग अलग थाना क्षेत्रों से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है, जिससे जिले में हड़कंप मच गया। SP सिटी आयुष श्रीवास्तव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आरोपी फर्जी पहचान पत्र व दस्तावेजों के आधार पर हत्या, डकैती, लूट जैसी विभिन्न मुकदमों में गिरफ्तार आरोपियों की जमानत बनते थे और साथ ही जमानतदार बनकर यह गिरोह संगठित रूप से काम कर रहा था, जो न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा था, जिसकी जानकारी होते ही पुलिस ने जाल बिछाना शुरू कर दिया और 23 दिसंबर 2025 को थाना शाहगंज पुलिस ने 2 पेशेवर जमानतदारों को गिरफ्तार किया है। SP सिटी ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पेशेवर जमानतदारों की पहचान कर उनके नेटवर्क को तोड़ने की आगे भी अभियान जारी रहेगा। इस कार्रवाई के बाद फर्जी जमानत के धंधे से जुड़े लोगों में खलबली मची हुई है, जबकि आम जनमानस में पुलिस की सख्ती की सराहना हो रही है।
देखिए, जनपद जौनपुर ने एक सराहनीय कार्य किया है। हमारे द्वारा 7 ऐसे पेशेवर या फर्जी जमानतदारों को हिरासत में लिया गया है, जिनके द्वारा जघन्य अपराधी जिन्होंने हत्या, लूट, चोरी, डकैती जैसे अपराध किए हैं, उनको पैसों के लालच में उनकी जमानत ली गई इन फर्जी जमानतदार द्वारा। इसी के संदर्भ में हमारे 3 जो थाने हैं, 2 शाहगंज और किराकत सर्कल में, एक खेतासराय, शाहगंज और गौरा बादशाहपुर में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सबसे पहले मैं आपको पेशेवर जमानतदार के बारे में बताना चाहता हूं। पेशेवर जमानतदार वह व्यक्ति होता है जो प्रत्येक पैसों के लालच में अलग अलग बड़े बड़े अपराधियों की जमानत लेता है और वह उल्लंघन करता है उस रूल का जिसमें यह उससे हलफनामा लिया जाता है कि वह एक ही अपराधी की जमानत ले सकता है। तो वह पैसे के लालच में अलग अलग पुलिस थानों में जो भी अपराधी है, अलग अलग कोर्ट में वह उनकी जमानत लेता है। तो इस तरह वह कूट रचना, धोखाधड़ी और न्यायालय को गुमराह करता है। यह 7 जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, यह एक मैसेज देता है जमानतदारों को कि वह सतर्क रहें और ऐसा कोई भी अपराध आगे ना करें, क्योंकि हमारे द्वारा, जौनपुर पुलिस द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है और 7 कभी अभी सिर्फ स्टार्ट है और भी अलग अलग सर्कल में, अलग अलग थानों में यही अभियान चलेगा और भी जमानतदार जो फर्जी तरीके से पेशेवर जमानतदार बने हुए हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा और उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। जमानत तो बाहर है, उनका क्या करेंगे? देखिए, हमने अब सोचा है कि सबसे पहले हमने जो मुकदमा पंजीकृत किया है उसमें धारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120 भी लगाया है। तो जो व्यक्ति है जो बाहर निकले हुए हैं, क्या वह भी इसमें इन्वॉल्व है, तो उनको भी दोबारा अरेस्ट करेंगे और ये भी इंश्योर करेंगे कि इनकी जो जमानत हुई है उसको निरस्तीकरण करने के लिए हम कोर्ट में एक लेटर लिखेंगे कि इस जमानत को वो करे, कैंसिल करें। क्या है जो जमानत लेते हैं, इनका प्रोफाइल क्या है? देखिए, ये अलग अलग प्रोफाइल के हैं। इसमें मेनली मजदूर और ठेकेदार व्यक्ति हैं और मैं बताना चाहूंगा, इनको पैसे का लालच दिया जाता है जिसमें 500, 1000, 2000 रुपए प्रति इनमें जो जमानत लेने के लिए ये अपने डॉक्यूमेंट, दस्तावेज सबमिट करते हैं। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, कोई भी जमानतदार होता है, जब वह जमानत लेता है तो उसको 5 दस्तावेज देने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहले उसकी पर्सनल आइडेंटिटी प्रूफ आता है, उसका एड्रेस प्रूफ आता है, उसकी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होती है, उसका प्रॉपर्टी प्रूफ होता है जिसमें वह प्रॉपर्टी लगाता है मॉनेटरी एस्पेक्ट में जमानत लेने के लिए, और एक हलफनामा होता है, एफिडेविट। एफिडेविट में वो क्लियरली लिखता है वो किसकी जमानत ले रहा है, क्यों ले रहा है और ये पहली बार जमानत ले रहा है, जबकि ये इसी का उल्लंघन करता है। यह पहले भी बहुत बार जमानत ले चुका होता है और ये दोबारा जमानत के लिए अप्लाई कर रहा होता है, जबकि एफिडेविट में अलग लिखा होता है। तो यह धोखाधड़ी, कूट रचना और न्यायालय को गुमराह सीधे से किया जा रहा है। अपराधी जमानतदार को ढूंढता है या जमानतदार अपराधी को, या कोई तीसरा भी बीच में है? देखिए, इसमें जैसे कि होता है कि जैसे अपराधी तो जेल में होता है, तो कौन है इन्वॉल्व जो कि इनको ढूंढता है, और यह ढूंढते हैं किसी को जो इनको पैसे देके इनकी जमानत लेता है। तो यह जांच का इशू है जिसपे अभी कार्य चल रहा है। इनके द्वारा कुछ व्यक्तियों से जब मेरी पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि 2023 में इनके द्वारा जमानत ली गई थी। तो यह अभी उस व्यक्ति का नाम नहीं या फोन नंबर नहीं जानते, पर हम इसकी जांच आगे कर रहे हैं और जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व है उन्हें हम आगे भी हिरासत में लेंगे। जमानतदार के खिलाफ क्या कार्रवाई और कितनी सजा है इसकी? देखिए, इन पे हमने सुसंगत धाराओं पे मुकदमा पंजीकृत किया है, 420, 467, 468, 471, 120B। तो हरदोई में चलती कार बनी आग का गोला। कार में आग लगने से मची अफरा तफरी और साथ ही चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। आग बुझाने के काफी देर बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कान में आग लगने का वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। कोतवाली शहर क्षेत्र के हरदोई सांडी मार्ग का मामला। भागलपुर सुल्तानगंज में बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या के बाद भारत में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। हिंदू संगठनों और बजरंग दल ने सुल्तानगंज सड़कों पर उतरकर बांग्लादेश सरकार यूनुस खान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस खान पुतला दहन किया है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और कड़ी सजा देने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दीपू चंद्र दास की हत्या कोई साधारण अपराध नहीं बल्कि मानवता को शर्मसार करने वाला एक कृत्य है और साथ ही उनका साफ कहना है कि इस जघन्य अपराध के दोषियों को
भारत सरकार कठोर कदम उठाए इन पर। और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि बांग्लादेश सरकार ने जल्द कोई भी कठोर कदम नहीं उठाए तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कहना है अत्याचारों पर सख्त नीति अपनाने की जरूरत है और साथ ही भारत सरकार से अपील की गई है कि वह कूटनीतिक स्तर पर हस्तक्षेप कर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। और साथ ही लोगों का कहना है कि अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। लोगों की मांग है कि भारत की और आपको बता दें ओर से कड़े कदमों की उठाने की आवश्यकता है। खबर भागलपुर से है, जहां राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत के मीडिया प्रकोष्ठ राष्ट्रीय सचिव विभूति सिंह को लगातार फोन पर जान से मारने की धमकी मिल रही है। इसी बाबत विभूति सिंह ने इसकी लिखित शिकायत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से संस्थापक सांगेश कुमार भाटी को दी गई जानकारी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सांगेश कुमार भाटी ने विभूति सिंह की सुरक्षा के लिए दिया आश्वासन। वहीं जिस उक्त आरोपी के द्वारा विभूति सिंह को मिली जान से मारने की धमकी, जिसका मोबाइल नंबर 9661402193 है। इसके लिए विभूति सिंह ने आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई हेतु बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और साथ ही मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री श्री सम्राट चौधरी के साथ साथ बिहार के डीजीपी एवं भागलपुर जिले के जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक आईटी सहित और स्थानीय थाने लोदीपुर गोराडीह से मिल में इसकी शिकायत की है। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष सह संस्थापक श्री संगेश कुमार भाटी जी के इस निर्णय से संगठन के तमाम पदाधिकारी चैन की सांस ली है। वहीं लगातार फोन पर मिली धमकी से श्री विभूति सिंह और उनका परिवार काफी सदमे में है। आशा है शीघ्र ही उक्त धमकी देने वाले आरोपी की गिरफ्तारी संभव है। वहीं संगठन के मीडिया प्रकोष्ठ राष्ट्रीय सचिव श्री विभूति सिंह ने बताया कि संगठन कार्य के साथ साथ में हिंदी नेशनल न्यूज चैनल में पोल खोल और साथ ही निर्भीक पत्रकारिता करने की बात उन्होंने कही। विभूति सिंह ने यहां भी कहा है कि हो सकता है उक्त युवक मेरी किसी खबर को लेकर आहत हो, लेकिन वैसे कोई इस हद तक गुजर जाए, मुझे मारने पर उतारू हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। आपको जान मारने की धमकी दिया जा रहा है सर, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, कहाँ अपील की है सर? देखिए, क्योंकि हम जिस संगठन में हैं, ये भारतवर्ष की सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली संगठन है, मेरा मानना है। इसीलिए जब हमें धमकी मिली, पिछले 20 तारीख को जो धमकी मिली थी, उस दिन हमारा कार्यक्रम था, आप लोग भी वहाँ पहुँचे थे जी। काफी संख्या में पत्रकार साथी वहाँ पहुँचे थे। उसी दिन 4:29 पर एक नंबर से कॉल आया और डायरेक्ट जो है अटैक वाली बात, तो उस कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण से इसको हमने पहले नज़रअंदाज कर दिया और अपने स्तर से पता किया, तो पता चला कि गोराडीह थाना क्षेत्र के महनपुर का अमीन यादव का पुत्र डीकेश यादव है और लगातार धमकी मिल रही थी, लेकिन आज धमकी नहीं मिली है। तो इनकी शिकायत जो है सबसे पहले हमने जो हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक श्री संगेश कुमार भाटी जी हैं, उनको मैंने पत्र लिखकर इनकी शिकायत की और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने त्वरित इस मामले को संज्ञान में लेते हैं बिहार के मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री गृह विभाग, मुख्य सचिव, बिहार के जो डीजीपी हैं
भागलपुर के जिलाधिकारी, भागलपुर के पुलिस अधीक्षक महोदय और स्थानीय लोदीपुर थाना और गोराडी थाने में ईमेल से इनकी शिकायत की है कि इस मामले को संज्ञान में लेकर जो उचित कार्रवाई है कार्रवाई की जाए। तो क्या आपको बार बार धमकी दिया जा रहा है? ये तो अभी पता नहीं चल पाया है, चूंकि हम भी एक पत्रकार हैं। हो सकता है किसी खबर को ऐसा खबर दुश्मनी है, पुरानी दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं। हम जिस संगठन में हैं हम लोग बराबर मानव हित और समाज हित में काम करते हैं। क्या वो आरोपी गिरफ्तार हुआ क्या? अभी तक तो हमें सूचना नहीं मिली है गिरफ्तारी की। जैसे सूचना मिलेगा आप लोग को हम बताएंगे। अभी तक सूचना नहीं मिला है गिरफ्तारी। ये कौन थाना क्षेत्र का आरोपी है सर? आरोपी है गोराडी थाना क्षेत्र का, मानपुर का निवासी है डीकेएस यादव। आपका मकान कहाँ हुआ? मेरा मकान बिशनपुर जीछो लोदीपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है। पूरा परिचय पूछ लिए। विभूति सिंह मेरा नाम हुआ और राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं RTI जागरूकता संगठन भारत के मीडिया सेल के हम राष्ट्रीय सचिव हैं। जी सर। आपको जान मारने की धमकी दिया जा रहा है सर, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? कहाँ कहाँ अपील की है सर? देखिए, क्योंकि हम जिस संगठन में हैं ये भारतवर्ष की सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली संगठन है, मेरा मानना है। इसीलिए जब हमें धमकी मिली पिछले 20 तारीख को जो धमकी मिली थी, उस दिन हमारा कार्यक्रम था, आप लोग भी वहाँ पहुँचे थे जी। काफी संख्या में पत्रकार साथी वहाँ पहुँचे थे। उसी दिन 4:29 पर एक नंबर से कॉल आया और डायरेक्ट जो है अटैक वाली बात, तो उस कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण से इसको हमने पहले नज़रअंदाज कर दिया और अपने स्तर से पता किया तो पता चला कि गोराडी थाना क्षेत्र के महनपुर का अमीन यादव का पुत्र डीकेएस यादव है और लगातार धमकी मिल रही थी, लेकिन आज धमकी नहीं मिली है। तो इनकी शिकायत जो है सबसे पहले हमने जो हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक श्री संगेश कुमार भाटी जी हैं, उनको मैंने पत्र लिखकर इनकी शिकायत की और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने त्वरित इस मामले को संज्ञान में लेते हुए बिहार के मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री गृह विभाग, मुख्य सचिव, बिहार के जो DGP हैं, भागलपुर के जिलाधिकारी, भागलपुर के पुलिस अधीक्षक महोदय और स्थानीय लोदीपुर थाना और गोराडी थाने में ईमेल से इनकी शिकायत की है कि इस मामले को संज्ञान में लेकर जो उचित कार्रवाई है कार्रवाई की जाए। तो क्या आपको बार बार धमकी दिया जा रहा है? ये तो अभी पता नहीं चल पाया है, चूंकि हम भी एक पत्रकार हैं। हो सकता है किसी खबर को ऐसा खबर दुश्मनी है, पुरानी दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं। हम जिस संगठन में हैं हम लोग बराबर मानव हित और समाज हित में काम करते हैं। क्या वो आरोपी गिरफ्तार हुआ क्या? अभी तक तो हमें सूचना नहीं मिली है गिरफ्तारी की। जैसे सूचना मिलेगा आप लोग को हम बताएंगे। अभी तक सूचना नहीं मिला है गिरफ्तारी। ये कौन थाना क्षेत्र का आरोपी है सर? आरोपी है गोराडी थाना क्षेत्र का, मानपुर का निवासी है डीकेएस यादव। आपका मकान कहाँ हुआ? मेरा मकान बिशनपुर जीछो लोदीपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है। पूरा परिचय पूछ लिए। विभूति सिंह मेरा नाम हुआ और राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं RTI जागरूकता संगठन भारत के मीडिया सेल के हम राष्ट्रीय सचिव हैं। जी सर। गया जी डोभी प्रखंड के कुरबामा पंचायत के एक निजी विद्यालय के वार्षिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह भारत सरकार के वर्तमान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि सरकारी विद्यालय से बेहतर शिक्षा दे रही हैं निजी विद्यालय। उन्होंने कहा कि कम पैसों में उच्च शिक्षा निजी विद्यालय में गाँव के ग्रामीण बच्चों को मिल जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी को सरकारी विद्यालयों पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि सरकारी विद्यालय में सिर्फ और सिर्फ चुनावी सभा ही लिए रखे हैं और साथ ही सरकारी विद्यालय के मैदान में चुनावी जनसभाएं ही होती हैं। गया जी के सांसद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री के पद पर रहते हुए भी जीतन राम मांझी जी ने सरकारी विद्यालयों पर भरोसा नहीं कहा और साथ ही उन्होंने कहा कि निजी विद्यालय पर शिक्षा की उम्मीद जताई है। कहने का मतलब है
कि शिक्षा सर्वांगीण होवे चाहिए, एकांगी ना होवे चाहिए। अब बहुत बात आगे बढ़ा के ना मन तो कर है कि ढेर बात बोलूं, लेकिन बच्चा लोग है जाला भी है, ढेर देर से बैठल है। तो अब शिक्षा के वर्तमान स्वरूप पर हम आवे हैं। स्वरूप आज ये है कि हमारे मुख्यमंत्री जी, हम जब भारत बिहार सरकार में हैं तो कहा कि लगभग 100% बच्चा के स्कूल में हम भेजा देंगे, मात्र 1% 2% बच्चा अब ना जाए। पहले 12-13% बच्चा ना जाहल पढ़े, आज जाए है। कैसन पढ़ाई पढ़े हैं, कटु सत्य है, नया कोई कहे, लेकिन जिकन मानी बुद्धू आदमी है वो बोल दे कि शिक्षक ज्यादा पैसा के लिए है, हर जगह स्कूल बनल है, ओकर सुविधा ला बड़ी तरह के बात है, लेकिन पढ़ाई हमनियों तो पढ़ ली हम सरकारी विद्यालय में, बहुत तरह के बात है, बड़ी तरह की परीक्षा दे ली, पास के लिए हली, लेकिन आज जब तक जे हमनी के साथी है जे ऐसा प्राइवेट स्कूल खोलन है, जगह पब्लिक स्कूल कहल जाए सौरभ जी के, अगर ये न रहे तो हम सही कहे कि शिक्षा के नाम पर यहाँ पर बहुत बवाल होता लिया, लगन पढ़त हल ना, या जरा सलाहियत हल अपन बाद में जाके राजस्थान कोटा भेजे थे, तो कहीं देहरादून भेजे थे, तो कहीं और कहीं भेजे थे। सब तो ना भेज सकल, जात पात के बात न है, गरीब के बात है। लेकिन ये जो सौरभ कुमार जी ऐसा, हम पहले विरोध कर रहे प्राइवेट विद्यालय के, लेकिन हमरा लगा है कि अगर प्राइवेट विद्यालय न रहते हैं तो हमनी के लगन जो है आज अच्छा मुकाम पावे थे, ना पैते हैं, सरकारी भरोसे न हुए थे। हाँ है 4-5% लगन बढ़ा है वो भी, लेकिन अधिकांश योगदान प्राइवेट स्कूल के हमारे साथी लोग जो करे थे, ओकरों में गाँव में एक पुलवामा गांव में यहाँ पर शिक्षा के लेकर के हजारों लोग आके बैठल है, और कितना बढ़िया से, कितना नीमन सटीक तरह से दोनों को परफॉर्मेंस यहाँ पर होल, बच्ची लोग अलग, बच्चा लोग अलग। तो बच्चा तो सही है, जब मोटी हुआ है, मट्टी के ढोंढा हुआ है, तो कुम्हार भाई मट्टी के ढोंढा के जौन चीज चाह तो उसे बना दे। और उसी हमारे शिक्षक लोग यह कि बच्चा बच्ची के जैसे चाहत अवसर बनाओ, लेकिन एक मौका मिले था तब तो सरकारी विद्यालय में एक अभाव है। तो यही वजह से आज आवश्यकता है प्राइवेट विद्यालय के, और प्राइवेट विद्यालय के चलते ही अब गरीब तबके लगा भी कहले हमारा निदेशक महोदय यहाँ के कि हम बहुत कम फीस ले, और बड़ा खुशी हुआ हमारा कि यहाँ पर IAS IPS MA PhD डॉक्टर के पढ़ाई के भी कोर्स यहाँ पर मैनेज कैलन ही देहत कर बतावा, ये जगह में इस तरह के बात करे थे, इस तरह के परीक्षा हमारे बात करे हमारे बाल बच्चा कहाँ जीतन हो, गया जीतन हो, पटना जीतन हो, वो गरीब कैसे भेज जरा खाए लेना है पूरा। यहाँ तो मारो भात, बासियों भात, नीमक रोटी भी खा के लोग चलावा है, पढ़े है। आवासीय भी व्यवस्था कैलन है कम से कम खर्चा में। तो यही महत्व हो गए है। तो भाई हमारा विचार बदल गए है, न तो पहले हम कहा ली कि भाई अमीर आदमी तो प्राइवेट में पढ़ावा है अपन बाल बच्चा के 10 लाख 20 लाख सालाना दे करके, लेकिन गरीब महकामा में जैसे अभी कहना
भागलपुर में प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में बड़ी संख्या में कचहरी चौक स्थित गिरजाघरों में लोग पहुंचे, जहां चल रहे प्रार्थना सभा में शामिल हुए और नमन करते हुए आशीर्वाद लिया। इस खास मौके पर प्रभु यीशु के दर्शन के बाद फादर को भी गिफ्ट भेंट किए गए। ईसा मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मध्यरात्रि में यानी 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला एक वार्षिक त्योहार की शुरुआत हो गई है और यह ईसाई धर्म के प्रमुख पर्व है। भागलपुर में खासकर सेंटा क्लॉज उपहार सजावट जैसे क्रिसमस ट्री, कैरोल और दावतों के साथ मनाया जा रहा है, जो प्रेम, शांति और खुशी का एक प्रतीक है। भागलपुर रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के जवान मानव बलों की कमी के चलते 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। इस कारण उनके भीतर तनाव बढ़ रहा है। इसी वजह से यात्री सुरक्षा के नाम पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। यही कारण है कि रेलवे कर्मचारियों के साथ साथ आरपीएफ जवानों की काउंसलिंग कर उनकी समस्याएं जानी जा रही, ताकि उसे दूर करने का काम किया जा सके। और साथ ही सुरक्षा से जुड़ी जानकारी के लिए आरपीएफ के डीआईजी सह पूर्व रेलवे के मुख्य सुरक्षा आयुक्त रफीक अहमद अंसारी रेलवे स्टेशन पहुंचे। उन्होंने आरपीएफ जवानों से उनकी समस्याएं पूछी और पर जवानों ने काम के बोझ को खुलकर साझा किया है। स्टेशन की पहली मंजिल पर बने सभागार में उन्होंने आरपीएफ जवानों के साथ बैठक की। बैठक में जवानों ने डीआईजी के सामने ड्यूटी के हिस्से पर आने वाली परेशानियों को रखा। इसी के साथ 7 सालों में यूनिट नहीं बदले जाने की बात रखी, जिस पर डीआईजी ने जवानों से कहा कि आरपीएफ की चुनौतियां बहुत है, यात्रियों की उपेक्षा अनुसार ही काम करना चाहिए। और साथ ही कैमरों के लिए रेलवे के साथ एक MOU किया गया है तथा रेलवे परिसरों में सुरक्षा बलों के लिए स्टेशनों की और सीसीटीवी कैमरों और वीडियो फीड की निगरानी 3 स्तरों पर की जा रही है। सुरक्षा कार्यशैली के माध्यम से जवानों से हो रही बात। डीआईजी ने बताया कि चुनाव जैसे मौके पर जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। हर साल जवान रिटायर हो रहे हैं, लेकिन नई भर्ती आने में 4 से 5 साल लग जाते हैं। उन्होंने बैरक, मेस और रिकॉर्ड रूम की साफ सफाई व रखरखाव को भी बारीकी से देखा। सुरक्षा सम्मेलन किया स्टाफ और ऑफिसर्स के साथ, उनके निर्देश दिए गए। फिर उसके बाद सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग एरिया, ठीक है। फिर उसके बाद मलखाना देखा और रिकॉर्ड रजिस्टर देखे गए। फिर बैरक का निरीक्षण किया गया, ठीक है। और जो है इम्प्रूवमेंट के लिए पोस्ट कमांडर को निर्देश दिया। क्या यात्रियों की सुविधा के लिए कोई दिशा निर्देश? यात्रियों की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश दिए गए। खासतौर से थेफ्ट ऑफ पैसेंजर बिलोंगिंग के केसेस पे रोक लगाने का प्रयास करें और जो केसेस हुए हैं उनके डिटेक्शन में जीआरपी की मदद करें और डिटेक्ट करके अपराधियों को जीआरपी के हवाले किया। सीसीटीवी फुटेज कैमरा चेक किया, मालखाना भी देखा जी। सीसीटीवी फुटेज वो सीसीटीवी कैमरा हाँ देखा गया और उसमें कैमरे के सीक्वेंसिंग के लिए निर्देश दिए गए, ताकि एक यात्री जिससे आवे तो जिस तरीके से गुजरता है कैमरे का सीक्वेंस भी वैसा हो, ताकि मान लीजिए कोई अपराधी हो जाता है तो उसके डिटेक्शन के लिए उसमें आसानी, एक के बाद दूसरे कैमरे देखते जाएं तो उसको पता लगता है। पूरा भी आए हैं बैरक देखने आती है। फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर लगाया गया है जिसमें कि फ़ोटो अपलोड किए जा रहे हैं और फोटो अपलोड होने के बाद अपराधियों को पकड़ने में सुविधा होगी, ठीक है। आरपीएफ बैरक को चेक किया सर? आरपीएफ बैरक देखा,
बहुत अच्छा मेंटेन है बैरक। अभी नया बैरक बन रहा है, उसको अभी हम देखने जाएंगे कि क्या उसका प्लान है, किस तरीके से बनाया गया। यदि उसमें कोई कमी पाई जाएगी तो उसके प्लान में इम्प्रूवमेंट की जाएगी। खबर भागलपुर से है, जहां नवगछिया पुलिस जिले के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भिट्टा गांव में फसल चराने को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई और इस घटना में 3 से 4 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेजा गया है। जानकारी के अनुसार विवाद उस समय शुरू हुआ जब एक पक्ष की भैंस दूसरे पक्ष के खेत में घुस गई और फसल को नुकसान पहुंचाने लगी। खेत मालिक ने जब इसका विरोध किया तो दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते लाठी डंडों से हुई और हिंसक झड़प में बदल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाला है। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई और सूचना मिलते ही इस्माइलपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया है। पुलिस ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया है। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और पुलिस लगातार मौके पर कैंप कर रही है। इस्माइलपुर थाना अध्यक्ष धीरज कुमार ने बताया कि फसल चराने को लेकर विवाद हुआ था, इसके बाद दोनों पक्षों में झड़प हो गई। उन्होंने कहा कि घायलों का इलाज चल रहा है और फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और साथ ही फसलों में लगाई गई आग मारपीट की घटना के बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष में खेत में पहुंचकर वहीं रखी फसलों में आग लगा दी है। हालांकि गाँव के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए समय रहते आग पर काबू पा लिया है। भागलपुर पूरे बिहार में ठंड भीषण सामना करना पड़ रहा है लोगों को और साथ ही भागलपुर में भी शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में न सिर्फ लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है बल्कि रोजमर्रा का भी इसका असर इस पर पड़ा है और साथ ही दूर दराज गाँव में काम की तलाश में भागलपुर आने वाले मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है। रोजाना भाड़ा किराया लगाकर सभी मजदूर काम की तलाश में शहर आते हैं, लेकिन काम नहीं मिलने के कारण निराश होकर वापस घर लौट जाते हैं। ऐसे में मजदूरों के सामने अपने परिवार के भरण पोषण को लेकर बड़ी समस्या हो गई है और ठंड की मार सबसे ज्यादा दिहाड़ी मजदूरों करने वाले लोगों पर पड़ रही है। दिन से नहीं चल रहा है, आदमी ऐसे भूख से मर रहा है। सड़क किनारे खड़े रहते जो का तो आइए जाइए घूम फिर के, कोई टाइम नहीं है। कितना देर खड़ा रहते हैं सड़क? 11 बजे तक, 8 बजे से 11-12 बजे तक। और फिर काम नहीं मिलता है, रूम में खाते हैं, क्या करेंगे? भाड़ा किराया लगा कर आना, भाड़ा किराया लगा के रूम में लग रहा है 5 टका महीना किराया। परेशानी बढ़ी है, परेशानी तो रोज आते जाइए घूम फिर के यही होगा, क्या है, दूसरा कोई पाइए न है। दिक्कत हो रही है, दिक्कत पूरा है कि काम नहीं चल रहा है। हम लोग को कम से कम 10-15 दिन से काम नहीं चल रहा है। हम लोग 10-15 दिन से यहाँ आते हैं, घूम के चले जाते हैं और शहर में देखते हैं सब कुछ महंगाई है। किराया भाड़ा भी 10 के जगह 20 रुपया ले लेता है। हम लोग बोल नहीं पाते हैं किसी को और बोलते हैं कहता है कि अब लालू का राज गया, ठंड का मार पड़ा है। हाँ, ठंड का मार पड़ा है। भाड़ा किराया अपना लगाते हैं, काम बिल्कुल भी नहीं, काम नहीं है। मेरा नाम महेश्वरी यादव है। भागलपुर जिले के सबौर थाना क्षेत्र के जमीन विवाद से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित जगत कुमार सिंह का आरोप है कि जमीन के सीमांकन के दौरान उन पर जानलेवा हमला किया गया है, लेकिन कार्रवाई के बजाय अब उन्हें ही झूठे केस में फंसाया जा रहा है। पीड़ित के अनुसार 15 दिसंबर 2025 की सुबह वह अपने भाई मनीष चंद्र के साथ ताजपुर रंगा मौजा स्थित अपनी निजी जमीन की मापी कराने पहुंचे थे और इसी दौरान गाँव के ही कुछ लोग हरबे हथियार और लोहे की खंती लेकर पहुंचे और दोनों पर हमला किया है। इस दौरान हमले में जगत कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना के वक्त पीड़ित ने सबौर थाना अध्यक्ष को फोन कर सूचना भी दी थी और बाद में थाने में कांड संख्या 339/25 दर्ज किया गया है, लेकिन आरोपी की अब तक इस मामले में कोई भी ठोस कार्रवाई आरोपी पर नहीं की गई है। पीड़ित का कहना है कि जब परिजनों ने थाना प्रभारी से संपर्क किया तो घटना को बाइक एक्सीडेंट बताने की बात कही गई है। जगत कुमार सिंह ने इस दावे को पूरी तरह गलत बताते हुए कहा कि हमला जमीन विवाद को लेकर हुआ है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावरों ने बदले की भावना से उन पर झूठा SC/ST केस दर्ज कराया है। सरकारी नापी पहले हो चुकी थी, तो वही सीमांकन करने के दौरान में एक ताजपुर रंगा गांव के 4-5 परिवार मतलब वो विवादित परिवार है जैसा माना जाता है, हम लोग देखे हैं।
पहले भी बहुत लोगों पे SC/ST केस किया हुआ था, वो अचानक हमारे ऊपर प्रहार कर दिया। हम सर बचाने के चक्कर में रहे कि सर किसको बच जाए, सर पीछे से हम पे वार कर दिया। इस दौरान हमारा पैर फ्रैक्चर हो गया, जिसका तुरंत हम प्लॉट पर से ही थानादार साहब को फोन किए, तो सर बोले कि आवेदन दीजिए। आवेदन जमा दिए। उसके बाद प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र सबौर गए। सबौर से हमको रेफर मायागंज कर दिया। मायागंज में हम लोग मतलब कि इलाज करा रहे थे पेइंग वार्ड में, इमरजेंसी में। एडमिट करा, कच्ची प्लास्टर हुआ। कच्ची प्लास्टर होने के बाद जो है हमारा 5 दिन 6 दिन के बाद फिर क्या हुआ? थानेदार का क्या रवैया? थानेदार का सर रवैया ये रहा कि 15 तारीख को जो हम कंप्लेन किए उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, और 18 तारीख को वो कंप्लेन किया गया उनके द्वारा, SC/ST विपक्षी जनों के द्वारा। तो विपक्षी जनों के द्वारा जो मतलब आवेदन दिया गया उस पर कार्रवाई हमारे घर पे पुलिस प्रशासन चला गया। वर्तमान में हम पैक्स अध्यक्ष हैं, और पैक्स अध्यक्ष होने के नाते जब प्रतिनिधि का ये हाल है, आपके ऊपर भी मामला दर्ज हुआ है? मामला हमारे ऊपर भी दर्ज हुआ है, और हमारे परिजनों पे भी, मेरा भाई और पापा पे भी केस किया गया है। हमको 3 अभियुक्त बनाया गया है। सीनियर SP साहब से भी मिले, हमारी पत्नी मिली, आवेदन दी शनिवार को, आश्वासन दिया कि इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। मायागंज से हम बेहतर इलाज के लिए अभी सर के यहाँ आए हुए हैं, और सूबेदार पासवान सर को फोन किया गया था, सर को हमारे मतलब साला के द्वारा, तो वो कहा गया, उनके द्वारा कहा गया मनगढ़ंत बात कि हमको जैसा पता चला है कि 4 दिन पहले ही जगत एक्सीडेंट कहीं कर गया है। तो सर उनके द्वारा कहा गया कि एक्सीडेंट अगर किया रहता तो कहीं और भी तो खरोच रहती। मैं जगत कुमार सिंह, पिता श्री पंकज कुमार सिंह, कासिल त्रिपुरा पैक्स वर्तमान अध्यक्ष हूँ। भागलपुर में जोरू जमीन जोर की नहीं तो किसी और के वाली कहावत गौराड़ी थाना क्षेत्र के खरामा गांव में घटित होती दिख रही है। रूबी देवी कहती हैं कि पूनम देवी पति बालेश्वर प्रसाद सिंह ने धोखे से मेरी सास सोनी देवी से मेरे हिस्से का आगे वाली जमीन लिखवा ली है। घर की जमीन के साथ साथ कमरोचुक मौजा का जमीन भी लिखवा लिया है। मेरे पति मोहन प्रसाद सिंह दिल्ली में रहकर रोजी रोटी का जुगाड़ करते रहते हैं, और साथ ही मुझे 2 पुत्र 1 पुत्री हैं। कैसे गुजर बसर करेंगे? वहीं पीड़िता रूबी देवी की सास सोनी देवी ने भी बताया कि धोखे से भागलपुर ले जाकर बालेश्वर प्रसाद सिंह की पत्नी ने मुझसे जमीन लिखवा लिया है, जो सरासर नाइंसाफी है। अब पीड़िता सड़क पर आने को मजबूर है। ये क्या हुआ है आप लोगों के साथ? सर यही हुआ कि आपस में बंटवारा भी नहीं हुआ, और ऐसे बांट के दोनों तरफ रहते कि इस तरफ तुम रहो, इस तरफ हम रहेंगे। इस तरफ रहने के बाद मेरा भैंसुर बालेश्वर प्रसाद सिंह ने हमारे आगे की जमीन 2 डिसमल हमारे सास से धोखा मार के लिखवा लिया, और अभी हमारे सास को धमकी देता है, गलत सलत बात बोला नहीं जान से मार देंगे। ये मेरा बेटा सर विकलम है, मैं इसको न्याय दिलाइए। हम मेरा बेटा रहेगा कहाँ में? इसको न्याय चाहिए सर। मेरा पति माइंड से थोड़ा कम है सर, हम अकेले मजबूर हो रहा था, हमको न्याय चाहिए ना। तो हम आगे से जो लिखा लिया थे वो तो रास्ता बंद हो गया। हम जाएंगे कैसे? हमको न्याय चाहिए, ये कागज के न्याय चाहिए, नहीं तो झगड़ा झंझट कुछ नहीं कुछ नहीं बोल के ऐसे लिखवा लिया। आपसे झंझट भी करता है क्या वो लोग? अभी बोलता है, धमकी देता है सास को कि गलत सलत बात बोलो, और राहुल कुमार और पूनम देवी बोलता है बेसी बोलिएगा तो गर्दा झाड़ देंगे, और राहुल कुमार ने बोलता है कि मार देंगे जान से। राहुल कुमार कौन? उसका बेटा बालेश्वर का है, और पवन कुमार घर मोखरिया उसका भाई है पूनम देवी का, उनने मिल के लिखाया है, और उसका सनकदार बना है, घर के और बाहर के दोनों जो लिखवाया है। मेरा भैंसुर नहीं गए थे कि कोर्ट कचहरिया, भैंसुर का भी नाम है। ससुर मेरा 2010 में मरा है, अब भैंसुर कैसे 2024 में जिंदा हो गया, उसका भी इस पे नाम है। हमको न्याय चाहिए। हम DM बाबू से यही बोलते हैं, हमको न्याय दिला दीजिएगा। मेरा बेटा विकलम है, मेरा बेटा पैर मुंह से कुछ नहीं बोलता है।
कोई धमकी भी देता है कि वो लोग? हाँ, धमकी देता है, गर्दा झाड़ देंगी, मार देंगी, ऐसे बोलो, ऐसे करो कि मेरा क्या बोलता है कि हम कमाए हैं, हम लिए हैं, लेकिन आपस में अभी बंटवारा भी नहीं हुआ है और घर बार दोनों लिखवा लिया। हमको न्याय चाहिए, जो न्याय है वही दिलाइए, हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं। हम दूसरा घर की बहू हैं? हाँ, हम छोटी वाली बहू है। रूबी देवी। आपके पति का नाम? मोहन प्रसाद सिंह। वो दिल्ली में काम करते हैं? हाँ, और सर थोड़ा माइंड से तेज नहीं है, थोड़ा। क्या मामला है भैया? मामला है कि जमीन जो है कि हम लोग जमीन का कोई पता नहीं है, वो रजिस्ट्री करा लिया है। माँ के नाम पर जमीन था, वो रजिस्ट्री करा लिया। कौन करा लिया रजिस्ट्री? मेरा मंझला भाई बालेश्वर प्रसाद सिंह। क्या बोल करके रजिस्ट्री करा लिया? कैसे माँ को? हम लोगों को साथ कुछ नहीं बोला। अच्छा। जब रजिस्ट्री करा करके आए, जब ये सब जो है कि सर्वे तरवे का मामला में कागज जो है कि देखने गए, जानकारी लेने गए, तब देखे तो देखा कि रजिस्ट्री करा लिया है जमीन। तो अभी आप लोग क्या कीजिएगा? पंचायत करेंगे, पंचायत में मान जाएगा, ठीक है। नहीं मानेगा तो उसके बाद FIR होगा। FIR करेंगे? हाँ सर, क्यों नहीं करेंगे? बरोबर हिस्सा दिला देंगे। हाँ, हिस्सा हमको चाहिए बरोबर। कितने भाई हैं आप लोग? 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। पिताजी का नाम क्या है? बसंत प्रसाद सिंह। और इसमें जो ये काम किए उनका नाम क्या है? जो बालेश्वर प्रसाद सिंह, खरीद वाले। अच्छा, उनको अपने पत्नी के नाम से लिखवा दिया? हाँ, पत्नी के नाम से लिखवा दिया। 2 जगह ये घटना किए हैं? हाँ सर, हाँ, घर में और बिहार में, कुमराचक मौजा है। हाँ। घर में छोटा भाई के धप्पा मार को लिखवा लिया, जमीन लिखवा लिया? हाँ, मना के नहीं जनता है। आपको भागलपुर ले गया था? हाँ। कौन ले गया था? बालेश्वर। बालेश्वर कौन है? बालेश्वर बता दो बेटा। बेटा मंझला। अच्छा, मंझला बेटा। कितना बेटा आपको? 3 बेटा है। 3 बेटा है? हाँ। तो मंझला बेटा जाके लिखवा लिया, क्या बोल करके लिखा है? कि बकरी चकरी मिला, उसको पैसा मिलेगा सरकारी। उसने बोला कि हमें नहीं, ले गया, लिखवा लिया। ओ, कि वहाँ सरकारी योजना में पैसा मिलेगा, वहाँ जाके टिप्पा देना है। हाँ। ये बोल के ले गया था? हाँ। हमें नहीं जनता है, इसने क्या करवाता है, नहीं बोला, वो खाली टिप्पा ले लिया। ये कितना जमीन रजिस्ट्री करा लिया आपसे? 1 कट्ठा घर, 10 कट्ठा बिहार। 1 कट्ठा घर, 10 9.5 कट्ठा बिहार। ओ, बिहार कर दी। हाँ। घर को छोटा बेटा ये रास्ता वाला है, लिखवा लिया। भागलपुर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर एक अतिथि शिक्षक के चयन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं इस मामले में कार्रवाई नहीं होने से खफा डॉक्टर राजीव कुमार शाह ने बुधवार को TMBU के प्रशासनिक भवन में धरना दिया है। बता दें कि समाजशास्त्र विषय में हुई चयन प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए डॉक्टर राजीव कुमार शाह ने राजभवन, मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, कुलपति और रजिस्ट्रार तक लिखित शिकायत भेजी है। उनका आरोप है कि एक महिला अभ्यर्थी ने फर्जी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का उपयोग कर OBCW श्रेणी में चयन प्राप्त किया है, जबकि उनका चयन सामान्य कोटि में होना चाहिए था। सर, डॉक्टर राजीव कुमार शाह पूर्व कार्यकाल सोबर कॉलेज सोबर में गेस्ट फैकल्टी में मैं टीचर था। मैं 120 दिन से लगातार यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा रहा हूँ
और एक फर्जी प्रमाण पत्र देके डॉक्टर चंद्रमणि कुमारी उसका नवीनीकरण कर दिया गया, जिसका ये मैं पूरा साक्ष्य पूरा प्रूफ मैं कुलपति महोदय रजिस्ट्रार महोदय को मैं समर्पित किया था। पूर्व कुलपति कुलपति जवाहरलाल के तरह ये हमारे प्रभारी कुलपति भी सप्ताह में 2 दिन आते हैं, वो यूनिवर्सिटी में नहीं बैठते। टीचर स्टूडेंट अभिभावक सब लोग उससे मिलने के लिए जब जाते हैं भेंट नहीं होती है, तो वो अपने आवास पर बुलाते हैं। जब आवास पर जाते हैं 2 घंटा 3 घंटा खड़े रहते हैं, गार्ड बोलता है कि आप उससे भेंट नहीं करेगा। आखिर मैं समस्या किसको सुनाऊंगा? मुद्दा क्या है? मुद्दा सर हम लोग के नवीनीकरण का है और एक फर्जी प्रमाण पत्र देके उसका सिलेक्शन होना था यूआर में, उसका सिलेक्शन कर दिया कि इसको ओबीसी में, वो फर्जी क्रिमिनल लेकर देके वो फर्जी ज्वाइनिंग कर रहा है, नौकरी कर रहा है। सर हम लोग बाहर में रोड पर खड़े हैं। आगे क्या कार्रवाई करेंगे हम लोग? सर आज 1 सप्ताह 2-4 दिन पहले मैंने कुलपति रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय थाना को मैंने धरना प्रदर्शन का आवेदन दिया था और मैं आज धरना पे बैठा हूँ। यूनिवर्सिटी यदि बंद हो जाती है कल से, फिर भी मैं लगातार यूनिवर्सिटी खोलने के बाद धरना प्रदर्शन करूंगा। उसके बाद फिर मैं अनशन में बैठूंगा। उस पर भी विश्वविद्यालय नहीं मानेगा तो हम लोग नो टीचर है सर, इसमें सब विषय के लोग सभी लोग मैंने अनशन में बैठकर और राजभवन में जाकर राजभवन के सामने धरना बैठे। सर घर में मेरा नाम डॉक्टर दिलीप कुमार, भूगोल विभाग सबौर कॉलेज सबौर से हैं और मुझे टर्मिनेट कर दिया गया है और एक मेरे बदले में जो जिसको दिया है वो विद्यार्थी जीवन में BC1 में पढ़ा है और अभी BC2 पर नौकरी कर रहा है, तो इसको फर्जी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और हमको टर्मिनेट करके और मेरा क्या हाल है तो हम ही जानते हैं। आज 6 साल के बाद 6 साल से ज्यादा हो चुका है मेरा जॉब, अब इसके बाद हम कहाँ जाएं? जबकि इसके पहले कर दिया गया कि आप किसी जॉब में नहीं रहे तो इसमें रहें, तो अब हम साइड में भी कोई इसका अल्टरनेट नहीं है तो हम क्या करें? इसलिए अगला कार्यक्रम हम लोग 9 के संख्या में है, भिन्न भिन्न विषयों के, और हम लोग उत्तरोत्तर कार्यक्रम बढ़ाते हुए धरना प्रदर्शन जी। अभी हम टर्मिनेट अतिथि व्याख्याता को टर्मिनेट कर दिए गए। क्या मांग करेंगे? तो हम लोगों को पुनः जो है कम से कम अतिथि व्याख्याता में रखा जाए और 65 साल उम्र को दिया जाए, क्योंकि अब मेरा 60 वर्ष होने को है, पूरा हो जाएगा अगस्त में, तो फिर इसके बाद कोई गुंजाइश भी नहीं बचेगा, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है किसी विभाग में। भागलपुर पुलिस ने कोतवाली थाना परिसर में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सिटी एसपी शुभांक मिश्रा सहित पुलिस, आपको बता दें, जिले के कई थाना अध्यक्ष मौजूद रहे। बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे, जिनका मौके पर ही संबंधित पदाधिकारियों द्वारा समाधान सलाह की गई। और साथ ही शांति समिति के सदस्यों ने हाल ही में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को सराहा है और पुलिस को इस महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। और साथ ही एसपी सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सप्ताह में 2 दिन संवाद कार्यक्रम आयोजित करें और आम लोगों की समस्याएं सुने, ताकि लोगों को एसपी स्तर के पदाधिकारियों तक अपनी आवश्यकता ना पड़े। और साथ ही कोई भी कारण कोई लोग यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं और कई बार थानेदार से मिलने के भी संकोच करते हैं। उन्होंने कहा कि शांति समिति के लोग भी मौके पर उपस्थित थे और उन्होंने भी अपनी अहम बातें रखी हैं। कि प्रत्येक सप्ताह कम से कम 2 थानों में जाकर जो वहाँ की आम जनता है उनसे जन संवाद स्थापित किया जाए, उनसे वार्तालाप की जाए, उनकी समस्याएं सुनी जाए। और इसके अलावा जो लोग मिलना चाहते हैं, कई बार दूरस्थ थाने रहते हैं जहाँ पर एसपी से मिलने के लिए उनको बहुत दूर आना पड़ता है, जब एसपी उनके पास जाएगा तो वरीय स्तर पर वो अपनी समस्याओं को रख पाएंगे, उसका निराकरण करवा पाएंगे।
उसी संबंध में आज कोतवाली थाना अंतर्गत जनसंवाद की सुनवाई करी गई थी। यहाँ पर जो आम जनता आई हुई थी और शांति समिति के कुछ सदस्य भी आए हुए थे, उन्होंने जो वर्तमान में अच्छा काम हो रहा है उसकी सराहना करी है, कुछ फीडबैक दिया है और कुछ तरीके के अपराध जो बढ़ रहे हैं उस संबंध में भी कुछ सूचना उपलब्ध करवाई गई है। उस पर हम लोग काम करेंगे। कुछ लोगों की समस्याएं आई थी इंडिविजुअल की, किसी का भूमि विवाद आया था, किसी की मोबाइल खोने की सूचना थी, उस संबंध में भी हम लोगों ने सुनवाई करी है, सभी के आवेदन लिए हैं, तो त्वरित रूप से कार्रवाई की जाएगी और इस सप्ताह के अंदर उनको रिजल्ट निकाल दी जाएगी। जाम का समस्या अभी निरंतर अभी कुछ कम हुआ है, लेकिन बहुत ही मुख्य जो चौक चौराहे पर जाम हमेशा रहता है और हम खुद स्वयं घूमते हैं और देखते हैं कि चौक चौराहे पर जाम का समस्या ज़्यादा रहता है। अब प्राइवेटेशन जो जितना भी ऑटो है जिसके पास लाइसेंस है, अभी तक लाइसेंस है, उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं सर? देखिए, जाम की समस्या है वो एक लंबी समस्या है, वो एक दिन में, 2 सप्ताह में या 1 महीने में नहीं सॉल्व होती है। उसमें लगातार काम करने से उसको सुलझाया जा सकता है। पिछले 1 माह में बहुत ज़्यादा काम किया गया है भागलपुर जिला अंतर्गत, स्पेशली जो यहाँ के नगरीय क्षेत्र है वहाँ पर। इसमें जो अभी मेन समस्या निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है कि जो ऑटो टोटो हैं उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। उसके संबंध में हम लोगों ने कुछ रेगुलेशन किया है, उनके कुछ रूट स्थापित किए हैं, नंबरिंग करी है, मार्किंग करी है। कई चौक चौराहों पर 100 मीटर तक उनको वहाँ पर पार्किंग करने से, रोकने से या अपनी सवारी उठाने से भी रोका जा रहा है। लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है, फाइन काटे जा रहे हैं। कुछ ऑटो जिनके पास अपने पत्र नहीं है उनको रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक करके उनको जब्त भी किया गया है। आगे भी जो हम लोगों ने आज की फीडबैक मीटिंग में भी जो चीज़ समझ में आई है कि जहाँ जहाँ पर कंजेशन ज़्यादा है वहाँ पर हम लोग उसको दोबारा नोट डाउन कर रहे हैं। दोबारा हम लोग लगातार भ्रमणशील लेकर देख रहे हैं कि कहाँ पर और इजाफा बेहतर किया जा सकता है। उन जगहों पर हम लोग आगे भी कार्रवाई करके। भागलपुर में प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव को लेकर उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। कचहरी चौक स्थित गिरजाघरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और विशेष प्रार्थना सभा में शामिल होकर प्रभु यीशु को नमन किया है। श्रद्धालुओं ने मोमबत्तियां जलाकर शांति, प्रेम और सौहार्द की कामना की। प्रार्थना सभा के दौरान श्रद्धालुओं ने फादर को उपहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मध्य रात्रि 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले क्रिसमस पर्व की शुरुआत के साथ ही चर्चों में भजन, कैरोल और विशेष धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। शहर में क्रिसमस को लेकर खास रौनक देखने को मिली और साथ ही चर्चों को आकर्षक रोशनी और सजावट से सजाया गया है। वहीं बच्चों ने सेंटा क्लॉज उपहार से लेकर और खास उत्साह उनमें नजर आया है। क्रिसमस ट्री कैरोल गीत गाकर और पारंपरिक दावतों के साथ यह पर्व प्रेम, भाईचारे और शांति का संदेश देता दिखाई दिया। भागलपुर में ईसाई समुदाय के साथ साथ अन्य धर्मों के लोगों ने भी इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और जिससे आपसी सौहार्द और सामाजिक एकता का संदेश मजबूत हुआ है। तो अपने पापा मम्मी के लिए लंबी उम्र और कुछ नहीं। मानवी सोनी, भागलपुर बरारी। जॉब मिले, मैं बहुत आगे बढ़ूं, यही मांगा मैंने गॉड से। यस जी हाँ। आज कहाँ आए हुए हैं? मैं चर्च आई हूँ अपना विश मांगने के लिए, मेरा विश पूरा हो बस। नाम क्या हुआ? देखा जाए तो आज बड़ा दिन है और मैं यही कहना चाहूंगी कि आज सबकी विश पूरी हो। कोई भी ऐसा बच्चा हो, ऐसा कोई फैमिली वैसा नहीं हो जिनकी विश पूरी नहीं हो। मैं भी इनकी आशा से आई हूँ कि बहुत अच्छे से विश हो बस, और मैं कुछ नहीं बोलूंगी। गुड़िया वर्मा। प्रे करके अच्छा लगा, बहुत शांति मिलती है। मैं तो हर साल आती हूँ और सबसे यही प्रे करूंगी कि आप लोग भी आइए, आप लोग भी विश कीजिए। मैं यही कामना करूंगी कि आने वाले कल को और अच्छे से रहे, शानदार रहे बस। गुड़िया वर्मा।
भागलपुर के समीक्षा भवन में आज राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के प्रधान सचिव C.K. अनिल की अध्यक्षता में एक अहम समीक्षा बैठक और साथ ही समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले में संचालित राजस्व एवं भूमि सुधार से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक के दौरान भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने प्रधान सचिव का पौधा एवं मंजूषा पेंटिंग भेंट कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर विभाग से जुड़े कई वरीय पदाधिकारी और अधिकारी गण उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए प्रधान सचिव C.K. अनिल ने कहा कि जिले में राजस्व एवं भूमि सुधार से संबंधित योजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जनता से जुड़े मामलों का त्वरित और पारदर्शी निपटारा सुनिश्चित किया जाए ताकि लोगों को समय से लाभ मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि भूमि विवादों का शीघ्र समाधान हो और राजस्व व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाया जाए। ये जो बैठक हुई वो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो परिमार्जन का कार्रवाई, म्यूटेशन कार्रवाई और जन सुविधाएं जो राजस्व विभाग देती है उसको समय के अनुसार और नियम के अनुसार सभी नागरिकों को पहुंचाने का काम हमारे COs और DCLR कर रहे हैं। उसी की समीक्षा करने में आया था। ये माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ आने वाले हैं जन संवाद के लिए, उसकी तैयारी के लिए हमने आए थे। 1 घंटे का एक प्रारंभिक ये बैठक थी और हम लोग ने कलेक्टर साहब के अध्यक्षता में ये बैठक किया और बहुत अच्छा प्रोग्रेस है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कलेक्टर साहब के नेतृत्व में जिला का और भी प्रगति होगा। 7 निश्चय पार्ट 3 में जिस तरीके से टारगेट है सर, उसके हिसाब से भी रिव्यू चल रहा है आपका? जी, ये इनफैक्ट 7 निश्चय में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जितना कंप्यूटर का यूज़ और जितना ऑनलाइन सेवाएं दे सकते हैं उसमें भागलपुर जिला बहुत आगे है और सभी पदाधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। लैंड बैंक बनाने की भी बात फोकस में आ रही है। जी, यहाँ सरकारी भूमि जो अतिक्रमित है उसको हटाने का निर्देश दिया गया है। एक लैंड बैंक बनाने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और मुख्य सचिव के द्वारा यहाँ दिया गया है और सभी अंचल में लैंड बैंक बनेगा। अगली खबर सहरसा से है, जहां जिले के SP हिमांशु ने गुरुवार को पतरघाट थाना में जनसंवाद कार्यक्रम किया है। जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की समस्या से अवगत होकर उनके समाधान का अधिकारियों को निर्देश दिए और साथ ही इस दौरान पतरघाट थाना क्षेत्र के विभिन्न पंचायत से पंचायती प्रतिनिधि सहित अन्य गणमान्य नागरिक भाग लिए और साथ ही SP हिमांशु ने थाना का अवैध औचक निरीक्षण किया और साथ ही आपको बता दें औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण और पुलिस अधीक्षक के द्वारा थाना अध्यक्ष शशि कुमार को लगातार पुलिस गश्त के दौरान 7 बैंकिंग प्रतिष्ठानों, ज्वेलरी प्रतिष्ठानों, पेट्रोल पंप एवं स्कूल जैसे प्रतिष्ठानों की सतत निगरानी करने के व लंबित मामलों का निष्पादन, फरार चल रहे वारंटियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने जनसंवाद के माध्यम से लोगों को पुलिस के कामों में सहयोग करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों और साथ ही आसपास के लोगों की आप लोगों को कोई समस्या ना हो और साथ ही निर्भीक होकर पुलिस को सूचना दे। इधर आए हुए थे पतरघाट, क्या सब? आज हम लोग पतरघाट थाना क्षेत्र में आए थे। यहाँ पे हम लोग ने जनसंवाद का कार्यक्रम भी रखा था जिसमें पतरघाट के सारे पंचायत से मुझे लगता है कि लोग आए थे और अपनी अपनी समस्याएं और जो प्रॉब्लम्स बताया। हम लोगों ने सोल्यूशन कैसे उसको सॉल्व करना उसको भी हम लोगों ने उस पर डिस्कशन किया काफ़ी अच्छे से और हम लोग उसी के बेसिस पे फीडबैक जो हमें मिला है उसके बेसिस पे हम लोग आगे की जो अपनी रणनीति तय करेंगे, कार्रवाई करेंगे और आगे भी हम लोग थाना का भी वर्किंग को भी चेक करने आए हैं तो अभी वो काम हम लोग करेंगे। सर, जाम के संबंध में क्या कहिएगा? जाम के संबंध में अभी यही हमें फीडबैक अभी मिला है कि कुछ दुकानें हैं जो आगे तक रखी है, रोड पतली है तो वहाँ पे शाम के समय में शॉपिंग करने के दौरान से गाड़ी लग जाती है, इसके कारण जाम लगती है। तो हम लोग बेसिकली जो पीक आवर्स होते हैं वहाँ पे हम लोग पैदल गश्ती भी निकालने का काम कर रहे हैं और वहाँ पे ऐसे जो लोग हैं उन पे हम लोग चालान भी काटेंगे
और जो ऐसे दुकान है उसमें हम सिविल प्रशासन से बात करके उसको भी हम लोग रिलोकेट करके आगे की कार्रवाई सर सूखा नशा के बारे में क्या विचार है आपका? बिल्कुल इस पे हम लोग भी जो है ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो लोग कारोबार कर रहे हैं। उन पे हम लोग बहुत देखा जाए तो रिकवरी भी हमारी बढ़ी है, ऐसे लोगों को जेल भी भेजा गया है और जो बेल्ड आउट है उन पे हम लोग कड़ी निगरानी रख रहे हैं। सारे फील्ड ऑफिसर्स को चेतावनी दी गई है कि इस पे बिल्कुल सख्ती से काम करेंगे और हम लोग एज अ सोसाइटी भी एज अ कम्युनिटी हम लोग नुक्कड़ नाटक करके और अवेयरनेस करके इस पे भी हम लोग लगाम करेंगे। थैंक यू। खबर कानपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश शासन एवं खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार सांसद खेल महोत्सव स्पर्धा 2025 का आयोजन एथलेटिक्स, कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल और भारोत्तोलन, जूडो, बैडमिंटन, शतरंज, खो खो एवं रस्साकशी खेल विधाओं में सब जूनियर, जूनियर एवं सीनियर बालिका वर्ग में दिनांक 23 से 25 दिसंबर 2025 तक किया गया। इसके अतिरिक्त जूनियर बालक वर्ग की क्रिकेट प्रतियोगिता दिनांक 23 एवं 24 दिसंबर 2025 को ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में आयोजित की गई। समारोह में मुख्य अतिथि सांसद रमेश अवस्थी सहित अन्य गणमान्य जनों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही आज दिनांक आपको बता दें कि बीते शाम 25 दिसंबर 2025 को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि भी अर्पित की गई है। सांसद खेल महोत्सव स्पर्धा 2025 का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह मुख्य अतिथि सांसद रमेश अवस्थी द्वारा विभिन्न आयु वर्ग के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। विधायक सुरेंद्र मैथानी का स्वागत स्टेनली ब्राउन द्वारा किया गया और साथ ही सांसद खेल महोत्सव के संयोजक अनुभव दीक्षित का स्वागत आशुतोष शुक्ला द्वारा किया गया। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी कानपुर मंडल भानु प्रसाद द्वारा मुख्य विकास अधिकारी का स्वागत किया गया। साथ ही इसके पश्चात मंचासीन सभी गणमान्य जनों द्वारा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। सांसद खेल महोत्सव 2025 स्पर्धा के सफल आयोजन में जिला खेल संघों के पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों, जिला युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, खेल विभाग के प्रशिक्षकों तथा वरिष्ठ खिलाड़ियों का सराहनीय सहयोग भी प्राप्त हुआ है। अंत में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी कानपुर मंडल द्वारा सभी सहयोगी संस्थाओं एवं व्यक्तियों के प्रति आभार प्रकट किया गया। हमारा असम का बेस्ट रिव्यू और हमारे यहाँ हमारा एमपी सर सर ने हमारे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था और हमारा दिलीप सर ने पहले हम कबड्डी को मिट्टी में गेम खेलते थे कप बना के और हमारा दिलीप सर ने हमें गेम खेलने के लिए खेलो इंडिया में हमारा भर्ती हो गए और उसके बाद हमें गेम खेलने के लिए मैच दिलवाया। जैसे ही हम लोग कानपुर नगर में बर्रा पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। बर्रा पुलिस ने एसटीएफ की मदद से चरस सप्लायर को पकड़ा है। नेपाली युवक बिहार से लाकर कानपुर में खपाने की फिराक में था और साथ ही 13 किलो 200 ग्राम बरामद चरस की कीमत 6 करोड़ रुपए से अधिक आकी जा रही। प्रिया हॉस्पिटल नेशनल हाईवे के अंदर पास के नीचे चरस ले जा रहे थे। युवकों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। युवक के पास से एक बैग में 13 किलो 200 ग्राम चरस बरामद हुई। आपको बता दें, ये पूरी खबर कानपुर की है।
इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।